केवल घायल कर देता है बल्कि उसे पकड़ लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लेकर आते हैं और पृथ्वीराज चौहान पूछता है गौरी से कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। गौरी कहता है कि राजन, वही सलूक किया जाए जो कि एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है। और पृथ्वीराज कहता है कि सनातन संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन यदि माफी मांग ले तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। गौरी सामने बेड़ियों में जकड़ा हुआ गिड़गिड़ा रहा था, प्राणों की भीख मांग रहा था। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। बाकी मंत्रियों ने ऐतराज जताया। बाकी मंत्रियों ने कहा कि चौहान राज, आपकी बात एकदम सत्य है और भारतीय संस्कृति सनातन धर्म ये कहता है कि यदि दुश्मन माफी मांगे तो उसे छोड़ देना चाहिए, परंतु ये बातें भी सनातन धर्म के दुश्मनों पर ही लागू होती है। जो इस संस्कृति को मानने समझने वाले दुश्मनों, उन पर लागू होती है कि यदि उन पर ऐसा किया जाता है या एहसान दिखाया जाता है तो उसको याद रखते हैं, ये विधर्मी है, विदेशीय है। इस पर ये चीजें लागू नहीं होती है। जिस निश्चलता की आप बात करते हैं वो इनके देश में नहीं है। धोखा, फरेब, चाल, छल, ये सब है इनकी संस्कृति। आप एक बार छोड़ेंगे, अगली बार पुनः आक्रमण करने के लिए आएगा। पृथ्वीराज ने कहा कि इस डर से कि ये पुनः आक्रमण कर देगा, हम अपनी सनातन संस्कृति के उन मूल्यों को भूल तो नहीं सकते हैं। और मंत्रियों, इस बात को चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है कि यदि ये दोबारा आक्रमण करेगा तो हमारी तलवारों के जंग नहीं लगा है, वापस लड़ देंगे। क्या तुम्हें लड़ने में डर लगता है? मंत्रियों ने कहा नहीं सर, ये कोई बात ही नहीं। यदि आपका निर्णय यह है तो हम इस निर्णय में आपके साथ हैं। कहानियां कहती है कि गौरी को छोड़ दिया गया और गौरी उसके बाद वापस गजनी चला जाता है अपने। लेकिन गौरी इस अपमान को भूल नहीं पाया था। वह पुनः तैयारी करता है। किसी एक लेखक ने लिखा है कि गौरी कहता है कि मैंने पूरे 1 साल तक अपने घर नहीं गया, अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा। जितनी कठोर जिंदगी वो जी सकता था उतनी जीता है। कबीले के दुर्दांत जो भी आक्रमणकारी थे उनको इकट्ठा करता है, एक बड़ी भारी फौज बनाता है, पुनः बठिंडा की तरफ बढ़ता है। और इस बार आगे आने से पहले उसने अपने एक दूत को और भेजा। सेना के साथ साथ उसका एक दूत आ रहा था और वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दूत आया और उसने कहा कि गौरी ने समाचार भिजवाया कि या तो इस्लाम कबूल कर लिया जाए वरना तुम्हारे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने उसे कहा कि चूंकि तुम दूत हो और भारतीय संस्कृति यह भी कहती है कि दूत का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए तुम अभी तक जिंदा खड़े हो। अपने स्वामी गौर के राजा उस मोहम्मद को जाकर कहो कि अगर जिंदा रहना है तो जहां है वहीं से पुनः लौट जाए, वरना इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार एक बार माफ कर दिया गया है। पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर सामना करने के लिए बढ़ता है। वापस एक बार फिर उसी तराइन के मैदान में 1 साल बाद दोनों का आमना सामना होता है। कैंप थोड़े दूर दूर तक लगे हुए पड़े रहते थे। एक तरफ पृथ्वीराज के कैंप लगे हुए, एक तरफ गौरी के कैंप लगे हुए। पृथ्वीराज ने वहां पर जैसे कैंप डाले और गौरी ने पुनः अपना एक दूत भेजा और गौरी ने कहा कि भाई साहब गलती हो गई, मैं गलती से इधर आ गया वापस। आपने कहा था वापस चला जा, पर मैं नहीं गया पूरा, मैं बीच में से वापस आ गया। क्योंकि गजनी में मैं राजा नहीं हूं, मेरे भैया गियासुद्दीन है वो राजा बने हुए हैं। और मैं आपको बता भी नहीं सकता, भैया बहुत क्रूर आदमी है। यदि मैं वापस हार के उनके पास में जाता तो भैया को बहुत गुस्सा आता और भैया तो हाथों हाथ जमीन में गाड़ देते। इसलिए मैं क्या मुंह दिखाऊं उनको, इसलिए मैं तो वापस हमला करने के लिए आ गया। लेकिन अब देखा गया आप तो खुद ही सेना बहुत बड़ी है, इस बार भी पिछली बार की तरह ही होगा मेरे साथ में। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। थोड़े दिन बात को ठंडी मीठी हो जाने दो, इधर बैठे रहने दो मेरे को, फिर मैं वापस चला जाऊंगा अपने, और अपने बीच कोई लड़ाई नहीं होगी। तब तक मेरे भैया थोड़े शांत हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान उसकी इस बात को स्वीकार कर लेता है, पर फिर भी वो एहतियातन, उसे लगता है क्या पता यार आगे बढ़े, वो अपनी सेना लिए वहीं बैठा रहता है। पर अब उसने अपने सैनिकों की संख्या कम करनी शुरू कर दी।
क्योंकि उसकी सीमाएं एक तरफ चालुक्यों से, एक तरफ गहडवालों से, एक तरफ चंदेलों से लगती थी, वो तीनों उसके शत्रु थे, इसलिए उस बाउंड्री की रक्षा करने भी जरूरी थी। इसलिए वो अपने बेहतरीन बेहतरीन सेनापतियों को या तो लेकर ही नहीं गया था, या वो इन बाउंड्री के ऊपर लगा के चला गया था, और वहां पर अपनी थोड़ी बहुत सेना के साथ में वहां पर वो टिका रहता है। उल्टा गौरी की तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं किया जाता है। गौरी वाकई वहां पर शुरुआती दिनों के अंदर शांत बैठा रहता है, सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और बोल के जाता है, मॉर्निंग वॉक के टाइम में समाचार पूरे पूछ के जाता है, सर सब सही चल रहा है आपके। कोई पृथ्वीराज सहयोगी आगे मैरिज एनिवर्सरी आई तो बुके और भेजता है मेरी तरफ से आपको और भाभी जी को पूरे पूरे एकदम यूं साइड स्पर्श। पृथ्वीराज को लगता है ठीक ही आदमी है, भाई के चक्कर में इधर बैठा हुआ चला जाएगा थोड़े दिनों में। कहते हैं कि एक दिन गौरी ने अपने समस्त सैनिकों को, सर्दी का टाइम था, और अपने समस्त सैनिकों को कहा कि आज कैंप के बाहर अलाव जलाई जाए, लकड़ियां जलाई जाए खूब, ताकि दुश्मन को दूर से यह मालूम हो कि सब आग ताप रहे हैं, और ज्यादा आग होगी तो उसे लगेगा सारे के सारे आग ताप रहे हैं। खूब सारी लकड़ियां जलाई गई अपने कैंप के बाहर। अंधेरा था, वो दूसरी साइड से अपनी एक बड़ी सी सेना लेकर पृथ्वीराज की तरफ बढ़ता है। इन लोगों को तब तक पता नहीं था कि ऐसे भी अपने पर हमला किया जा सकता है, और ये लोग लगभग इस मामले में शांत हो चुके थे कि अब गौरी की तरफ से अपने पर कोई आक्रमण नहीं होगा, निश्चिंत थे। गलती यही थी, निश्चिंत भी इतने कि अब आराम से पार्टियां वार्टियां चल रही थी, दिल बोले चकमक चकमक टाइप की। लेट नाइट पार्टी करके सोए थे, सुबह आधे लोग जागे थे, आधे लोग जाग ही नहीं पाए थे, आधे लोग को नित्य क्रियाओं के अंदर व्यस्त थे। इतने में मोहम्मद गौरी एक बड़ा आक्रमण करता है। एक सुव्यवस्थित सैन्य संगठन का मामला वह सेना कैसे कर पाती जो अभी तक पूरी जाग भी नहीं पाई थी, जिस सेना को पता ही नहीं था कि हम पर आक्रमण हो सकता है, जो अपनी नित्य क्रियाओं के अंदर लगे हुए थे। ट्रायन का दूसरा युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं है, बी ट्रायल है, विश्वासघात है, अचानक किया गया हमला था, घात थी वो। हारना था, स्वाभाविक बात है, हारना था। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान पहले अपने हाथी पर बैठकर लड़ने के लिए जाता है, लेकिन बाद में वो अपने घोड़े पर उतरता है। ऐसी कई कहानियां और है कि उसका घोड़ा बदल दिया गया था, जो वास्तव में जिस घोड़े को वो युद्ध में लेकर जाता था वह घोड़ा नहीं था, उसे एक दूसरा घोड़ा दे दिया गया था, और उसके किसी व्यक्ति ने गद्दारी की थी, और मोहम्मद गौरी को ये बात बता दी थी कि इसको कोई ऐसा घोड़ा दे दिया जाए जो डांस करता हो। और जैसे पृथ्वीराज चौहान अपने डांस वाले उस घोड़े पर चढ़ा, और उधर से जैसे ढोल बजने लगे, उस घोड़े ने डांस करना शुरू कर दिया। इसलिए आप अक्सर पढ़ते हो कि पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। तो नाट्यरंभा इसीलिए कि नाचने लग जाता था, और पृथ्वीराज चौहान को लगा ये नाचते नाचते मराएगा, तो पृथ्वीराज चौहान वहां से निकल जाता है, युद्ध की भूमि से निकल जाता है। हरियाणा में एक जगह और पड़ती है सिरसा, तुर्क सेना पीछा करती है, दूसरे युद्ध के अंदर चौहान हार जाते हैं। सिरसा के अंदर पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया जाता है।